तो प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन एमईटी फिजिक्स 2.0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिनमें हम आगे डिस्कशन मिलेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर हमारा शुरू हो चुका था। प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने बताया था आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने बताया। साथ ही साथ में हमने आपको बताया ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट दैट वाज द माइलस्टोन ऑफ डिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में हमने डायरेक्शन बताई, कैसे हम मैग्नेटिक निडल जो है, मैग्नेटिक जो कंपास है, उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए एम्पियर के तैरने का नियम, एम्पियर स्विमिंग रूल, और साथ ही साथ में स्नो जो वर्ड था SNOW, वहां से भी हम पता कर सकते हैं कि क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक जो निडल है उसके विक्षेपण की डायरेक्शन, ठीक, उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, वो हमने बताया था। ठीक है, तो यहां तक अपना कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज हम आगे चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम बात करेंगे, हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि मैग्नेटिक फील्ड नाम की कुछ चीज होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को रखते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो वो क्या होते हैं, आपस में जो वो है अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर हम बोले कि डिफ्लेक्शन शो होता है, और वो डिफ्लेक्शन या तो मैग्नेटिक जो अपने पास मैग्नेट के कारण आ सकता है, या कोई करंट कैरिंग वायर के कारण आ सकता है। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, क्या उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल की जा सकती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हमें मिलती है बायोट सावर्ट लॉ से। बायोट एंड सावर्ट दो फिजिसिस्ट थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। 1820 में उन्होंने अपना लॉ दिया। उस लॉ में ये बताया गया था कि आप किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण या करंट कैरिंग एलिमेंट जो है, स्मॉल एलिमेंट, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं एट द डिस्टेंस r फ्रॉम दैट करंट एलिमेंट। तो वो हम डिस्कशन में लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो दो फिजिसिस्ट थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट हम बात करें, 1820 में उन्होंने दिया। उन्होंने क्या किया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। जो करंट कैरिंग जो कंडक्टर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने अपना एक लॉ दिया, और उस लॉ में उन्होंने ये बताया कि कोई भी करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट का मतलब एक छोटा लेंथ एलिमेंट, ठीक है, एक छोटा लेंथ एलिमेंट, उन्होंने ये बोला कि ये मान लीजिए वायर है, उस वायर में करंट करंट मान लीजिए आई फ्लो हो रही है, तो इस वायर का छोटा पार्ट, ठीक है, एक स्मॉल लेंथ का, यानी डीएल लेंथ का, हम बोले डीएल लेंथ का, ठीक है, और ये वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा, तो ये इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। इस डीएल करंट एलिमेंट के कारण किसी भी पॉइंट पी के ऊपर जो है आप जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, डीबी वेक्टर। ठीक है, उस फील्ड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या आती है वो इन्होंने दिया। ठीक है, और वो हम आज पढ़ेंगे। तो वो क्या लो है उसके बारे हम चलिए पहले डिस्कशन करते हैं। तो हेडिंग ये डालेंगे, हमारी आज की जो हेडिंग होगी वो होगी बायोट सावर्ट लो। ठीक है, तो ये अपने पास हमने हेडिंग डाली बायोट सावर्ट लो। ठीक है, तो ये अपने पास होगी बायोट सावर्ट लो।
बायोट सावर्ट लॉ। देखिए अपने पास इसको डिस्कशन में लेते हैं, ठीक है, बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, तो बायोट सावर्ट दो फिजिसिस्ट थे, हमने बताया आपको, ठीक है। उन्होंने क्या बताया देखिए, ठीक है, देखिए series of experiments on current carrying conductors, on current carrying conductors, did a series of experiments on current carrying conductors and deduced an expression of magnetic field for a small current carrying element, magnetic field for a small current carrying element at a distance, ठीक है, r from it। देखिए उन्होंने क्या बोला कि कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, उसके कारण किसी भी r डिस्टेंस के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई वायर दे रखा है आपको, ठीक है, जिसमें करंट कैरी कर रही है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो हम ले लेते हैं कोई करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। बाकी ज्यादा इसमें डिटेल में लिखने की जरूरत है नहीं कि 1820 में इन्होंने दिया, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, करंट कैरिंग एलिमेंट क्या होता है वो भी हम बता देंगे, ठीक है, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या बोला, देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई वायर दे रखा है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर दे रखा है, तो हम ले लेते हैं कि कोई एक वायर है, ये अपने पास कोई वायर है, ठीक है, सिंपल। और इस वायर में मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है, करंट आई फ्लो हो रही है इसमें, ये जो करंट फ्लो हो रही है वो मान लेते हैं इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है, आई एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, बिल्कुल सही है। इसका नामकरण दे देते हैं भाई एक्स वाई वायर है। इस वायर के कोई भी इसका एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट, प्यारा सा एलिमेंट, देखिए अपने पास एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट। तो हमने बोला कि ये एक छोटा सा पार्ट है, इसका लेंथ एलिमेंट, ठीक है, dl। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया इसकी लेंथ जो है वो dl है। इसकी लेंथ कितनी है, dl है, जनरली बुक्स में dl लेते हैं, ठीक है। करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही है इसमें, ठीक है, करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही है, और ये हम बोले dl वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट, ठीक है, छोटा सा वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। और उन्होंने बोला कि इससे, इस करंट कैरिंग एलिमेंट से आर डिस्टेंस के ऊपर मान लीजिए कोई पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं, ठीक है, हमने बोला कि ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, यहां से ये पोजीशन वेक्टर हमने बोला आर वेक्टर, इस आर वेक्टर का कोई इस आर वेक्टर पर मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड को हमें पता है बी से शो करते हैं, बी वेक्टर से। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है वैसे ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमने इसके बारे में डिस्कशन भी की थी प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी डीबी वेक्टर, दैट विल बी डीबी वेक्टर, स्मॉल के कारण डीबी वेक्टर होगा, छोटा सा। अब उन्होंने क्या दिया, बायोट सावर्ट ने बोला कि
इस dB की वैल्यू कितनी होगी, ये उन्होंने अपने लॉ में दिया। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में देखिए लॉ जो है, लॉ का कोई हम प्रूफ नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो लॉज जो है वो सारे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं। और उन्होंने क्या बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यहां पर उन्होंने देखिए क्या बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर लिख रहे हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of the magnitude of the magnetic field, the magnitude of the magnetic field due to the magnetic field, the magnitude of the magnetic field due to a small current carrying element, small ही होता है current carrying element, ठीक है, small current carrying element is, देखिए क्या होगा, इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग इन दी वायर, इन दी वायर। पहली बात, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा मतलब जो डीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें फ्लोइंग, इस करंट, इस वायर में फ्लो होने वाली जो करंट है उसके प्रोपोर्शनल होगा, पहली बात। सेकंड हम बोले जो मैग्नीट्यूड जो डीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ द एलिमेंट, लेंथ ऑफ द एलिमेंट मीन्स इसकी लेंथ के, कितनी लेंथ का है, डीएल लेंथ है तो डीएल के समानुपाती हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल हो गया। ये सेकंड बात बोली, साथ साथ चलते जाइएगा, अभी लिखना नहीं है, ठीक है। थर्ड उन्होंने क्या बोला, थर्ड उन्होंने बोला कि इस डीएल वेक्टर जो है, इस डीएल वेक्टर और इस पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। एंगल जो है मान लेते हैं इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइन ऑफ, टू दी साइन ऑफ एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट, एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, एंड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशनल पॉइंट, ठीक है, उनके बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ थीटा, ये बात हमने बोली। फोर्थ बोली क्या उन्होंने बोला कि डायरेक्टली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ दी, स्क्वायर ऑफ दी डिस्टेंस
बिटवीन करंट एलिमेंट and observational point, between the current element and observational point, ये उन्होंने बोला, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अपॉन में जाएगा और आर स्क्वायर के, ये उन्होंने 4 हो गया। ये चारों बातें जो हैं ऑब्जर्वेशन से आई, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से, सिंपल सीधी बात, कुछ नहीं है, ज्यादा कोई लेंथ नहीं। उन्होंने बोला कोई भी वायर है, करंट करंट फ्लो हो रही है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लो जिसको उन्होंने करंट एलिमेंट बोल दिया, और छोटा सा जब पार्ट कट करते हो तो लेंथ जो होता है उसका यदि छोटा सा पार्ट बहुत ही स्मॉल dl जो लोगे वो एक वेक्टर की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। तो dl वेक्टर हो गया, इसकी डायरेक्शन हमें किस डायरेक्शन में लेनी है, करंट की डायरेक्शन में, ये याद रखना। इस dl वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये dl वेक्टर हो गया। तो इस dl वेक्टर से, ठीक है, यदि हम बोलें कि यहां से r डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, और r डिस्टेंस को हम पोजीशन वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, यहाँ पर पॉइंट P के ऊपर, ठीक है, बाहर की तरफ ये वेक्टर हो गया। इस पॉइंट P के ऊपर हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इस dl के कारण, dB। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन बातों से डिसाइडेड होगा। और ये बातें किन्होंने बोली, बायोट एंड सावर्ट लो ने बोली। बायोट सावर्ट 2 फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बोली। अब हम चारों बातों को मर्ज करते हैं, ठीक है। चारों बातों को यदि हम मर्ज करें तो क्या होगा, चारों बातों को हम मर्ज करें तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये हो जाएगा I dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, सिंपल। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो मोटा मोटा यदि हम ये बोलें, कि बायोट सावर्ट लॉ मीन्स व्हाट, तो बायोट सावर्ट लॉ मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट means dB is directly proportional to the current that is flowing in that wire, directly proportional to the length of that element, current carrying element, and also proportional to the sine of theta, and here theta is the angle between dl vector and the position vector of observational point. Also it is inversely proportional to the square of the distance between them, between what, between length element and the ऑब्जर्वेशनल पॉइंट, सिंपल, ये उन्होंने बोला। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, जब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो क्या मिला, जब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो हमें मिला एक कांस्टेंट dB, एक कांस्टेंट मिला मींस k, ठीक है, और ये हो गया I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो k है, ठीक है, ये जो k है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब ये क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहां पर देखिए, यहां पर लिखते हैं, देखिए हियर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी स्पेल देख लेना है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, दैट डिपेंड्स किन बातों पर निर्भर करता है, दैट डिपेंड्स द मीडियम present between the length element, between the करंट कैरिंग एलिमेंट या लेंथ करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है, या लेंथ एलिमेंट बोल दें, करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट, बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशनल पॉइंट, उन दोनों के बीच में किस टाइप का मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। ऑल्सो एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन, the system of unit chosen
आपने SI सिस्टम ले रखा है, CGS सिस्टम ले रखा है, ठीक है, या FPS सिस्टम ले रखा है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर भी डिपेंड करता है K, ठीक है। इतनी बात समझ में आई K की। K क्या है? एक कांस्टेंट है जो किन बातों पर डिपेंड करता है? ये इन बातों पर डिपेंड करता है कि इस करंट कैरिंग एलिमेंट और ऑब्जर्वेशनल पॉइंट के बीच में मीडियम कौन सा है। वाटर है, एयर है, वैक्यूम है, सैंड है, या कोई ऑयल फिल कर रखा है, व्हाटएवर, तो उस पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ आपने कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट ले रखा है, एसआई सिस्टम ले रखा है, एफपीएस ले रखा है, सीजीएस सिस्टम ले रखा है, ठीक है, इन बातों पर डिपेंड करता है। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं, तो हमें क्या मिला? वैक्यूम के लिए, ठीक है, यह हम बोले फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस, या वैक्यूम बोल सकते हैं, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस एंड एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम, फॉर फ्री स्पेस एंड एसआई यूनिट सिस्टम। के की वैल्यू कितनी मिली हमें? हमें के की वैल्यू जो मिली, हमें मिली के की वैल्यू 10⁻⁻⁷, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁷। अच्छा, ये हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल। अब 10⁻⁻⁷ इसकी वैल्यू हो गई, क्या इसकी यूनिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। हम आगे बताएंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो टेस्ला लिखी गई। टेस्ला, निकोला टेस्ला एक ग्रेट साइंटिस्ट था, ग्रेट फिजिसिस्ट था, उनके ऑनर में उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला लिख दी। अब यहाँ से देखो, टेस्ला इसकी हो गई, ये मीटर है, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर एम्पीयर इनवर्स, यानी टेस्ला मीटर, टेस्ला मीटर और एम्पीयर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये हमें मिला किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। तो क्या हम इसको फ्री स्पेस के लिए लिख सकते हैं इस वैल्यू को? तो डीबी, डीबी जो होगा किसके लिए? फ्री स्पेस और एसआई यूनिट सिस्टम में डीबी की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू अपने पास मिलती है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट एट द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है, ये वैल्यू मिलती है मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार नोट करेंगे जल्दी से, ठीक है। अब देखिए आगे, अब यदि हम बात करें वेक्टर फॉर्म की, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, यदि हम बात करें वेक्टर फॉर्म की तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखें? यहां पर वेक्टर है, हम बात करें तो डीएल वेक्टर है, ठीक है, और डीबी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, करंट भी कांस्टेंट है। डीएल वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, डीएल वेक्टर क्रॉस आर के अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्या हमें पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है? ये तो पता ही है, सिंपल सी है। तो यहां से जब हम डीएल वेक्टर क्रॉस आर के हम सोल्व करें
तो हमें मिलेगा dl sin थीटा, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये यहां तक हुआ अपने पास। अब आगे चर्चा करते हैं। चलिए इसको आगे हम लिखें। देखो वेक्टर को पता है आपको, सिंपल। देखो चूंकि क्या आर वेक्टर इज इक्वल टू आर आर कैप होता है, बिल्कुल। तो आर कैप की जगह हम आर वेक्टर लिख सकते हैं, अपोन में आर चला जाएगा। तो डीबी वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। ये अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन आती है। और यहां से दोस्तों देखो, क्या आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल। जब भी हमें पता हो क्रॉस प्रोडक्ट में हम डायरेक्शन फाइंड आउट करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो देखिए अपनी अंगुलियों को डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में प्लेस करोगे और आर वेक्टर की डायरेक्शन में हम इसको मोड़ेंगे, तो जो अपना थंब है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। क्या हमें सिंपल आता है रूल, क्या हमें, क्या थंब रूल हमें पता है, राइट हैंड रूल, स्क्रू रूल, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हम करते क्या है, जो पहले जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में अंगुलियों को रखेंगे, जो दूसरा जो वेक्टर है जिसमें क्रॉस बी है, ये मान लीजिए ए क्रॉस बी है, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में हम अंगुलियों को मोड़ेंगे। ठीक है, आर वेक्टर, और डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर इनवार्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर इनवार्ड टू दी प्लेन। तो क्या हम ऐसे लिख दें कि परपेंडिकुलर इनवार्ड के लिए हम क्रॉस लगाते हैं, परपेंडिकुलर इनवार्ड के लिए क्रॉस लगा देंगे और आउटवर्ड के लिए डॉट लगा देंगे। ये अपने पास डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये सिंपल अपने पास एक्सप्रेशन है बायोट सावर्ट लॉ की। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम पहले डिस्कशन में ले चुके हैं, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे इसकी हम बात आगे चर्चा करें। ठीक है, ये बायोट सावर्ट लॉ है। अगर हम इसकी आगे और चर्चा करें तो हम ये चर्चा कर सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, ये हमने जो बताया आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब टोटल वायर के कारण निकालना हो तो इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। हम आगे करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सिंपल शेप्स है उनके कारण जो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें भी। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं, यहाँ तक हुआ। ठीक है, अब हम बात करें एसआई यूनिट की। देखो ठीक है, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। अब इसकी मैग्नीट्यूड भी फॉर्म भी लिख लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में हमें पता है डीबी जो होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और ये होगा आई डी एल साइन थीटा अपोन में आर स्क्वायर। ये जो होगी वो होगी अपने पास मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। अब हम चलते हैं इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए यहां से हम चर्चा करें एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल सी बात है, एसआई यूनिट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, टेस्ला। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is is टेस्ला, is टेस्ला।
सिंपल। चलो आगे लिख देते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, इज टेस्ला नेम्ड ऑन ए ग्रेट साइंटिस्ट फिजिसिस्ट, ठीक है, निकोला टेस्ला। ठीक है, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला। ठीक है, हालांकि इस लॉ का जो डिडक्शन है वो तो किया बायोट एंड सावर्ट ने, लेकिन उनकी मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो किसके नेम पर रखी जा रही है, अपने पास निकोला टेस्ला। ठीक है, महान फिजिसिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे। ऑल्टरनेटिंग करंट जब भी याद आती है तो निकोला टेस्ला याद आ ही जाता है ऑटोमेटिक में, क्योंकि निकोला टेस्ला ने एक तो अल्टरनेटिव करंट का फाउंडेशन किया, साथ ही साथ इन्होंने अपने पास एसी मोटर का भी इन्वेंट किया, और पहले जो है डायरेक्ट करंट आ चुकी थी, डायरेक्ट करंट का अपने पास आविष्कार हो चुका था। अब डायरेक्ट करंट के आने के बाद में जब अल्टरनेटिंग करंट लेके आए, तो अल्टरनेटिंग करंट का एक फायदा था कि हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आसानी से ट्रेवल करवा सकते हैं बिना कोई ज्यादा मच एनर्जी लॉस के। ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होता था, लेकिन जब डायरेक्ट करंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम लेके जाएं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएं, तो एनर्जी का लॉस ज्यादा आता था। साथ ही साथ में अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस भी इजी से हो जाती थी, साथ ही साथ में खर्चा भी कम आता था। तो जो एडिसन साहब थे, तो वहां पर उनको थोड़ा लॉस ज्यादा हो रहा था, क्योंकि कंपनीज जो थी वो अल्टरनेटिव करंट को खरीद रही थी। तो एक तरह से उस टाइम पर एसी-डीसी वॉर चल रही थी दोनों के बीच में, एडिसन और टेस्ला के बीच में। ठीक है, हालांकि एडिसन ने टेस्ला की जो अल्टरनेटिव करंट है उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ गलत एक्सपेरिमेंट भी किए। उन्होंने बताया कि इसकी जो पीक वैल्यू जो होती है, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बहुत हार्मफुल होती भी है, अल्टरनेटिंग करंट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बट इसके एक जिसमें जो फायदे थे वो भी तो बहुत ज़्यादा में थे, तो इसलिए वो थोड़ी वॉर चल रही थी। इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है निकोला टेस्ला के ऊपर। ठीक है, और एक स्टोरी याद आती है कि ये कहते थे कि जब निकोला टेस्ला का जन्म हुआ तो उस टाइम पर बिजली कड़क रही थी। ठीक है, और उन्होंने बिजली का आविष्कार भी कर दिया। ठीक है, तो ये घटनाएं हैं। ठीक है, आप देखना एक मूवी भी है प्रेस्टीज नाम से, प्रेस्टीज नाम से एक मूवी है, जिस मूवी में जो अभिनेता है वो निकोला टेस्ला की जो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, उसको यूज में लेते हैं, और उसको यूज करके एक तरह से टाइम ट्रेवल की कॉन्सेप्ट है उसमें। ठीक है, वस्तुओं को गायब करने की, एक एक जगह से दूसरी जगह गायब कर देते हैं। बस एक मतलब उस पिंजरा रखते थे, ठीक है, केज रखते थे, केज एक पिंजरा, उस पिंजरे में वो एक टोपी को गिराते थे, हेड को गिराते, टोपी को गिराते, और वो जैसे अल्टरनेटिंग करंट को ऑन करते, ठीक है, वो केज का जो फिनोमेना होता था, टेस्ला कोइल नाम से, टेस्ला कोइल नाम से, हाँ टेस्ला कोइल, टेस्ला कोइल नाम से वो एक्सपेरिमेंट था, वो फिर वो जो टोपी है वो गायब हो जाती थी दूसरी जगह। तो ये मूवी है पहले की देखी हुई है, थोड़ी याद आ गई, प्रेस्टीज नाम से, दी प्रेस्टीज। ठीक है, तो वो देख लेना कभी टाइम मिले। बाकी फिजिसिस्ट अपने पास निकोला टेस्ला, तो टेस्ला के नाम पर ऐसा यूनिट रखी मैग्नेटिक फील्ड की, टी, टेस्ला, टी फॉर टेस्ला। अब देखो टेस्ला की डेफिनेशन हम बात कर सकते हैं। देखो यदि मैं बात करूं करंट की, देखो यहाँ पर यदि करंट पुट करूं, सपोज मैंने करंट की वैल्यू 1 एम्पियर ले ली, सपोज मैंने करंट की वैल्यू ले ली 1 एम्पियर, ठीक है, डीएल मैंने बोल दिया 1 मीटर बोल दिया, और ठीक है, और आर जो है डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर ले ली, एंड थीटा जो 90 डिग्री ले लिया, थीटा 90 डिग्री ले लिया, मतलब साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमने पुट किया, हमने जैसे ही हमने पुट किया तो डीपी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी μ0/4 पाई, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब टेस्ला। ठीक है, अब मेरे को एक टेस्ला की डेफिनेशन निकालनी है, तो देखो एक टेस्ला कितना होगा, 1 टेस्ला इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई, ठीक है, इंटू 10⁻⁷ टाइम्स दी मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने पास वैल्यू आती है। तो देखो ये अपने पास, ठीक है,
तो एक टेस्ला कितना मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वो 10⁻7 टाइम्स μ0/4 है। और ये μ0/4 कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें कब मिला, जब हमने कोई वायर है, उस वायर की लेंथ हमने ले ली 1 मीटर, उस वायर की लेंथ हमने 1 मीटर ले ली, यहाँ से लेंथ एलिमेंट है वो भी 1 मीटर का ले लिया। ठीक है, लेंथ एलिमेंट भी ये 1 मीटर, तो ये भी लेंथ एलिमेंट भी कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, मतलब बहुत छोटा ले लेते हैं चलो दिखाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप वायर ले लो 1 मीटर का। ठीक है, लेंथ एलिमेंट भी 1 मीटर का ही ले लो, और वहां से जो है आप 90 डिग्री पर जाओ, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर कोई पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, μ0/4 तो एक टेस्ला कितना मैग्नेटिक फील्ड है, 10⁻7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर दैट हैव लेंथ 1 मीटर and current 1 ampere, and the also the current carrying element is 1 meter, and the observation point is placed perpendicular to the wire at 1 meter distance। समझे, मतलब मैं बोलूं आपसे कोई पूछे कि एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 टेस्ला, तो आप ये बोल सकते हो सिंपल, जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो कोई स्टैंडर्ड तो मानते हैं ना। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो कि भैया 2 kg बनाना, 3 kg, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जब हम कैलकुलेट करते, जैसे मैं बोलूँ लेंथ है 10 मीटर, 20 मीटर, 10 किलोमीटर, तो एक स्टैंडर्ड तो रहता है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में, तो उनका स्टैंडर्ड रहता है कि 1 किलो आप इतना बोलो, ठीक है, 1 मीटर आप इतना बोलो, 1 सेकंड कितना टाइम होता है। वैसे ही आपसे कोई पूछे एक टेस्ला कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो आप ये बोलोगे एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 10⁻7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर ऑफ हैविंग 1 एम्पियर करंट, लेंथ इज 1 मीटर, एंड एट पॉइंट पी द डिस्टेंस इज 1 मीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट। तो देखिए डेफिनेशन में हम क्या लिखें, हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं, सो 1 टेस्ला so 1 Tesla is the magnetic field. 1 Tesla is the 10⁻7 times the magnetic field. 10⁻7 times the magnetic field. 10⁻7 times the magnetic field produced. Magnetic field produced of a 1 meter length, 1 meter length wire having 1 ampere current, 1 ampere current, 1 ampere current, ठीक है, at a distance 1 meter from it and perpendicular to the wire, ठीक है, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर टू दी वायर। तो आपसे कोई पूछे कि 1 टेस्ला मीन्स व्हाट, 1 टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आई अगेन रिपीट, एक टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 10⁻7 गुना उस मैग्नेटिक फील्ड के होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड कोई 1 मीटर का वायर जिसमें 1 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है और परपेंडिकुलरली 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सिंपल सी बात, तो ये हो गया, ये हमने बोला एक टेस्ला की डेफिनेशन। तो एक टेस्ला की डेफिनेशन आ सकती है आराम से। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बायोट सावर्ट लॉ में, ठीक है, इस बायोट सावर्ट लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कूलम्ब्स लॉ है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। उस कूलम्ब्स लॉ से भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, और हमने किया भी था कैलकुलेट। अलग अलग जो शेप थी, चार्ज एलिमेंट थे, चार्ज जो बॉडीज थी, उनके उनके कारण किन्हीं डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था। तो बायोट सावर्ट लॉ जो है वो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्ब लॉ, वो दोनों सिमिलर है। ये भी मैग्नेटिक फील्ड की जो है वैल्यू बताता है, उसके डायरेक्शन भी देता है, और कूलम्ब लॉ है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताता है और उसकी डायरेक्शन देता है। तो इसकी सिमिलरिटी कितनी है, डिसिमिलरिटी कितनी है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हम बोलें कि कंपैरिजन, एक तरह से हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बायोट सावर्ट लॉ वर्सेस कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो हम हेडिंग डाल देते हैं बायोट सावर्ट लॉ वर्सेस कूलम्ब्स लॉ। बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ वर्सेस कूलम्ब्स लॉ, बायोट सावर्ट लॉ वर्सेस कूलम्ब्स लॉ, ये हमने हेडिंग डाली। अब उसमें सिमिलरिटी पढ़ेंगे, सिमिलरिटी, ठीक है, और डिसिमिलरिटी। हम बोले कि सिमिलरिटी कितनी है, डिफरेंस कितना है उन दोनों में, ठीक है। तो देखो पहली बात, हम देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, और कूलम्ब्स लॉ के कारण क्या आता है, एज वी नो, as we know the electric field, the electric field at a distance r from a charge is कितना होगा, डी, चलो स्मॉल में ले लेते हैं, के क्यू अपॉन आर होता है, यानी 1/4 पे वैक्यूम के लिए ले लेते हैं, फ्री स्पेस के लिए ले लेते हैं, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, सिंपल, ठीक है। एक बात हमने देखी, एंड फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ वी नो, एंड फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ हम क्या बोल सकते हैं, लो हम क्या बोल सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी डीबी जो होगा, वो होगा μ0/4 पाई, ठीक है, और ये होगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर अपने पास आती है 2, ठीक है, सिंपल बात, ठीक है। अब हम बात करें कि सिमिलरिटी कितनी है इनमें, देखो दिख रहा है क्या कुछ सिमिलरिटी इन दोनों में, क्या सिमिलरिटी दिख रही है। हम बात करें सिमिलरिटी कितनी है, सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी कितनी है वो हम देखेंगे। पहली सिमिलरिटी की बात करें, बोथ द लॉज, कूलम्ब्स लॉ एंड मैग्नेटिक बायोट सावर्ट लॉ क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को देते हैं, बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक फील्ड को देता है, लेकिन सिमिलरिटी हम देखो पहली सिमिलरिटी देखने से लग रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, पहली बात, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब वो फील्ड्स, वो वेक्टर फील्ड्स, ठीक है, वो वेक्टर फील्ड्स जो इस इनवर्स स्क्वायर की फॉर्म में, जिनकी जो वैल्यू है इनवर्स स्क्वायर की फॉर्म में डिक्रीमेंट होती है, डिक्रीज होती है, मतलब ये कि जो डी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, ऑल्सो जो डी है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है।
ये दूसरा हम सिमिलरिटी हम बोल सकते हैं, देखो दूसरी जो सिमिलरिटी हम देखें, ठीक है, दोनों जो फोर्सेस है वो लॉन्ग रेंज फोर्स के लिए वैलिड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं वो शॉर्ट रेंज के लिए नहीं होते, लॉन्ग रेंज रखते हैं, ठीक है। बोथ फील्ड्स हैव लॉन्ग रेंज, ठीक है, लॉन्ग रेंज इफेक्ट। मतलब ये होगा कि जो इसके कारण लगने वाला जो फोर्स है वो लॉन्ग रेंज होगा, ठीक है, और इनफाइनाइट रेंज जो हम मानते हैं, ठीक है, ये लॉन्ग रेंज होगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड भी लॉन्ग रेंज के लिए वैलिड होता है। जबकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ेंगे अच्छे से कि शॉर्ट रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो लॉन्ग रेंज में आते हैं, लंबी दूरी के लिए, ठीक है, वो वैलिड होते हैं। जबकि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज के लिए, ठीक है, फेम्टोमीटर ऑर्डर के होते हैं। तो ये हम देखें, ये होगा दोनों के लिए सेम, ठीक है। वेक्टर फील्ड्स हैं, दोनों वेक्टर फील्ड्स हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और देखो हम और देखें कि सिमिलरिटी में हम ये देखें कि यहाँ पर देखो, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लो है, ठीक है, ये दो सिमिलरिटी बहुत है। अब आगे हम देखते हैं डिसिमिलरिटी। डिसिमिलरिटी आपको दिख जाएगी, देखिए डिसिमिलरिटी हम देखें इन दोनों में, देखो डिसिमिलरिटी देखो, सेकंड हम बात करें डिसिमिलरिटी की, यानी हम बात करें सेकंड डिसिमिलरिटी, ठीक है, ठीक है, डिसिमिलरिटी। तो ये दो हो गई। फर्स्ट हम बात करें इसमें, पहली हम बात करें, देखो डिफरेंस क्या है। पहली बात तो हम ये बात कर सकते हैं, देखो यदि हम चार्ज पार्टिकल की बात करें, ठीक है, कोई चार्ज बॉडी है, उसके कारण कि किसी आर वेक्टर या किसी पोजीशन पॉइंट पी के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करें, डी क्यू है, और यहाँ पर आएगा डी ई वेक्टर। और एक हम बात करें करंट एलिमेंट यानी डीएल वेक्टर हो गया, आइडियल वेक्टर, उसके कारण हम बोले किसी एंगल थीटा के ऊपर। पहली बात तो एंगल की बात करें, देखो यानी पी और डीपी वेक्टर, ठीक है। तो पहली डिसिमिलरिटी हम बोले कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, the electric field has the source, has the scalar source, scalar source means dq, ठीक है, scalar source, but the magnetic field, but the magnetic field has the vector source, vector means डायरेक्शन है इसमें, dl वेक्टर डायरेक्शन है, ये एक छोटा सा डिफरेंस हो गया, as the vector source यानी आइडियल वेक्टर,
ठीक है, सिंपल सी बात है। सेकंड हम बात करें एंगल का, देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल पर डिपेंड करता है कि आप जो है पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर जो है वो डीएल वेक्टर से कितना एंगल पर है, बट यहाँ पर कोई भी नीड नहीं है कि कौन सा आप एंगल लोगे, कोई भी एंगल ले सकते हो आप, ठीक है। डी क्यू क्योंकि ये स्केलर है, वेक्टर है, ठीक है, ये अपने पास वेक्टर है, ये स्केलर, तो कोई डिपेंडेंसी होगी नहीं। तो कहीं पर भी आप इस आर वेक्टर को कांस्टेंट रखते हुए आप सर्कल में या हम बोले स्फीयर में आप रोटेट करवा सकते हो। बट यहाँ पर यदि आपने पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर को यदि डीएल वेक्टर से यदि एंगल चेंज किया तो वैल्यू भी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो हम बोलें क्या बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड does not depend on any angle between position vector and, ठीक है, सोर्स ऑफ चार्ज। सिंपल सी बात है, कोई एंगल होगा भी नहीं, ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड डज। तो ये एक अपने पास हम बोल सकते हैं ये डिफरेंस है। थर्ड हम बात करें, इस यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अलोंग दी पोजिशन वेक्टर, अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वेक्टर, ठीक है, इस प्रकार से। बट यहां पर क्या होगी, इनटू दी प्लेन, यानी अलग अलग डायरेक्शन भी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along the is along the direction of is along the direction of is along the direction of position vector, ठीक है, सिंपल सी बात है, पोजीशन वेक्टर। बट फॉर मैग्नेटिक फील्ड हम बात करें, बट फॉर मैग्नेटिक फील्ड इट्स डायरेक्शन इज perpendicular inward to the plane, सिंपल सी बात, perpendicular inward to the plane, that is perpendicular to the current carrying element dl vector and position vector, ठीक है, that is perpendicular to the length element यानी current element एंड पोजीशन वेक्टर, सिंपल सी बात। और हम देखो, और हम क्या बोल सकते हैं, 3 सिमिलरिटीज हो गई, ठीक है, इतनी काफी है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इतनी काफी है, चलेगा। सिमिलरिटी 2 हो गई, ठीक है, और बाकी सिमिलरिटी फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल सी बात है, दोनों जो है अपने पास, ठीक है, ये वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है, ठीक है, ठीक है, हो गया। इनवर्स स्क्वायर लो, एंगल पर हो गया डीएल, ठीक है, करंट हो गया, ये हो गया अपने पास, डिसिमिलरिटी हो गई। अब आगे देखो क्या चर्चा करेंगे हम, एक छोटा सा एक टॉपिक आता है वो हम देख लेते हैं, चलो लगते हाथ, ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो दोस्तों चलो अब हम आगे चलते हैं, देखिए नोट डालेंगे, प्यारा सा नोट, अच्छा सा नोट। अब देखो, ठीक है, सिंपल सी बात करेंगे, नोट डालेंगे, नोट डालकर क्या लिखेंगे,
देखो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं फॉर वैक्यूम, फॉर फ्री स्पेस के जो कांस्टेंट मिला हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसकी वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों? 10⁻⁻7 आई थी दोस्तों। दोस्तों कितना आया था? टेस्ला मीटर एम्पीयर इनवर्स आई थी, ठीक है। बट फॉर वैक्यूम फॉर फ्री स्पेस, ठीक है। अच्छा, हमने ये नहीं बताया ये म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जबकि वहां पर एप्सिलॉन नॉट जो था वो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके ऊपर चर्चा करेंगे अच्छे से। बाकी आप ये देख सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट होता है ये हमने बोला कि फ्री स्पेस के लिए म्यू नॉट क्या है, लिख लो, यहीं पर लिख लेते हैं। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या बताती है, ठीक है। यदि हम वैक्यूम की बात करें तो म्यू को हम लिखते हैं परमेबिलिटी ऑफ, सॉरी ये मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ ये है मीडियम, ठीक है। और म्यू आर जो होता है वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये सेम सिमिलर है जैसे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, ठीक है। वास्तव में ये वैल्यू जो होती है म्यू कांस्टेंट जो होता है हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, मीडियम के लिए अलग अलग होता है। ये क्या बताता है? आप इससे ये डिसाइड कर सकते हो जो मीडियम है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कितना परमिट करता है, ठीक है, फ्लो करवाने के लिए, ठीक है, कितना परमिशन करता है, ठीक है, कितना हम बोलें कि परमिट करता है, इसलिए उसका नाम परमिएबल कितना है, परमिएबिलिटी लिखा गया, ठीक है। मैं बात करूं वैक्यूम की, तो वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो वो इजी वे से फ्लो हो जाएंगी, ठीक है, आसानी से पास करने देगा अपने माध्यम से। लेकिन कोई डेंसर मीडियम लूं या कोई डिफरेंट मीडियम लूं तो वहां पर क्या होगा, परमिएबिलिटी कम होगी उस मीडियम की, क्योंकि वो परमिशन कम देता है, ठीक है। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं। बाकी हम आगे और भी डिस्कशन मिलेंगे, ठीक है। एक सेकंड। तो दोस्तों अभी इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इश्यू चल रहा है, ठीक है। तो बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। ये जो नोट वाला पोर्शन मुझे लिखाना था वो हम बाकी कवर कर लेंगे, ठीक है। आप मैनेज कर लेंगे आशा करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।